प्यारे भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमनस क्लासेस में। तो बताएंगे आप सभी कैसे हैं। आशा करेंगे आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपका प्रश्नावली 4.1 है, जो आपका इसका चैप्टर जो 4 है, इसका हम इंट्रोडक्शन कल करा चुके हैं। आशा करेंगे आप लोग अच्छी तरीके से समझ के आए होंगे और जो एक दो सूत्र हैं उन्हें भी अच्छी तरीके से आप याद करके आए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब प्रश्नावली 4.1 में क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि जांच करो कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो हमने कल बताया था कि द्विघात समीकरण क्या होता है, कैसे उसकी पहचान करना है। सारी चीज़ें कल हम आपको इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं। अगर आप वो वीडियो छोड़ करके इस वीडियो को देखने आए हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन की अच्छी तरीके से वीडियो देखिए। जब आप इंट्रोडक्शन की अच्छी तरीके से वीडियो देखेंगे तभी आपको चीज़ें जो है ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पर हमने सारी चीज़ें बता चुके हैं, वहाँ से आप समझ लेना, ना देखा हो जैसे तो देख लेना, तो वहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। समझ में आ गई ना बात। तो अब आ जाओ। अब यहाँ से हमें कहना है कि हमें बताना है कि पहला नंबर ये कह रहा है कि हमें बताना है कि इसमें कौन सा द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण बताना है। तो अब इसे हमें हल करना है, यहाँ से हमें निकालना है द्विघात समीकरण क्या है। यहाँ पर बता देते हैं आपको, जिसकी पावर में आपका 2 लग जाए, चर की घात क्या हो जाए, 2 हो जाए। ठीक, क्लियर हो गया ना। अब आ जाओ इसे हल कर लेते हैं। तो एक्स, ये आपने सूत्र पढ़ा होगा, इसका सूत्र x+1 का होल स्क्वायर, ये इस प्रकार से लिखा है ना, a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होता क्या है, ये a² प्लस में बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही तो होता है ना। ठीक, ये सूत्र बस इसी को ये इस प्रकार से लिखा है, तो हमें इसी प्रकार से इसको तोड़ना है। तो बस यहाँ पर b की जगह हमें 1 लिखना है, x² प्लस का 1 की जगह करोगे तो 1 ही हो जाएगा ना, 1 का स्क्वायर। अब कल हमने बताया था कि 1 की पावर कुछ भी हो तो आपका 1 ही आता है, प्लस में 2ab मतलब का 2x, 2 का 1 गुणा 1 से होगा तो आपका 2x हो जाएगा। फिर अब 2 का गुणा आपको x माइनस 3 में अंदर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका 2x माइनस का 2 3 6 बन जाएगा ना। फिर अब इसे हल करो। अब यहाँ से देखो, x² प्लस का 1, और अब देखो ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2, सॉरी ये प्लस का 2x, ये भी। अब ये प्लस का 2x अगर इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, आपस में कट जाएंगे, तो इन दोनों को हम यहीं से काट देंगे। तो समझ में आया ना। देखो ये प्लस का 2x लिखा है यहाँ पर ये इधर 2x लिखा है। अब ये प्लस का 2x ये भी है, अब ये प्लस का 2x इधर आएगा तो ये माइनस का 2x हो जाएगा ना। फिर आपस में प्लस माइनस क्या होता है, कट जाए, तो आपस में कट जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर आपका डायरेक्ट काट दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद ये 1, अब ये माइनस का 6 है ना, अब इधर साइड आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा ना। तो ये क्या बना आपका x² प्लस का 7 बन जाएगा ना। तो अब ये देखो, अब यहाँ पर पावर क्या लगी, 2 लगी ना, तो ये आपका कैसा एक द्विघात समीकरण है ना। हमने बताया जिसमें चर की घात 2 वो आपका द्विघात समीकरण होगा। तो ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ये वाला जो है द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक, क्लियर हो गया ना। अब इसी प्रकार से देखते हैं दूसरा नंबर। अब देखो दूसरा नंबर देख लेते हैं। ठीक, इसको भी सेम इसी प्रकार से हल करना और द्विघात समीकरण बताना है कि है कि नहीं है। देखो अब ये क्या हो जाएगा, ये तो इसको कुछ हल ही नहीं करना है, इसको सेम ऐसे लिख दो, x² माइनस का 2x। अब देखो ये माइनस का 2 यहाँ पर बीच में कुछ चिन्ह नहीं होता, तो बीच में गुणा का चिन्ह होता है ना। तो अब जब -2 का गुणा आपको इन दोनों में कराना है, पहले 3 में कराना है फिर x में कराना है, तो करा दो। तो -2 का गुणा जब प्लस का 3 में होगा तो माइनस का 6 हो जाएगा ना। ये सारे हमने चिन्ह आपको बताया, देखिए माइनस गुणा में माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है ना, 2 3 6। फिर यहाँ पर अब ये गुणा में माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बस इसे हल कर दो। अब यहाँ से x² माइनस का 2x, अब देखो ये प्लस का 2x है ना, इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा ना, बराबर में माइनस का 6। हल कर लो, x² माइनस का 4x, और अब ये माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 बराबर में 0। तो देखो ये भी आपका इसके चर की घात 2 है ना, तो ये भी आपका कैसा है, एक द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर लिखोगे, क्या लिखोगे कि द्विघात समीकरण है। ठीक, क्लियर हो गया ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, कुछ इसमें नहीं करना है, बस जो मान है अगर आपको सूत्र पता है तो अच्छी तरीके से आपको बस हल करना है इसको। अब देख लेते हैं इसी प्रकार से तीसरा नंबर। देखो तीसरा नंबर देखो, अब यहाँ पर अब इसको भी हल करना है आपको। तो अब यहाँ से क्या करना है, अब वहाँ पर हमने 1 होता तो उसका से गुणा कराते हैं। अब इसका सबसे पहले आपको क्या करना है समझ लो। सबसे पहले आप इसको x को उठाना है, x का इस दोनों में गुणा करना है, पहले इसमें फिर इसमें, फिर आपको 2 को उठाना, फिर 2 का इसमें गुणा करना, फिर इसमें। देखो कैसे समझो, सबसे पहले हमने x उठाया, x का गुणा इसमें किया इस वाले में, तो ये क्या हो जाएगा आपका x²।
फिर उसके बाद क्या करना है, इसी x का गुणा आपको इस वाले में करना है इसमें। तो अब चिन्ह को ध्यान देना कि देखो चिन्ह यहाँ पर ये वाले चिन्ह काउंट होंगे जो इधर साइड जहाँ हम गुणा कर रहे हैं, तो हम गुणा यहाँ पर कर रहे हैं ना, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा तो यहाँ पर प्लस का एक्स हो गया, प्लस का रहता है चिन्ह, फिर यहाँ पर प्लस का लगाना है, यहाँ पर प्लस का एक्स हो जाएगा, एक्स से कम एक्स, एक चाहो लिखो चाहे ना लिखो और ये आपका एक्स। फिर उसके बाद फिर आपको ये वाला 2 उठाना है, फिर 2 का गुणा इसमें करना है। तो अब देखो प्लस का एक्स और माइनस का 2 गुणा होगा तो माइनस का 2x हो जाएगा ना, क्योंकि हमने बताया था गुणा में प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, फिर माइनस का 2x, फिर आपके यहाँ से फिर आपका माइनस का 2 एकम में 2, ठीक, क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस में प्लस माइनस हो जाएगा, चिन्ह माइनस का जाएगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर भी करना है, सबसे पहले एक्स का गुणा इसमें करो, फिर इसी एक्स का गुणा यहाँ पर करो भाई। तो देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 3x, ठीक है, चिन्ह को आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर माइनस का, फिर यहाँ पर ये एक इसको में करो, फिर उसके बाद इसको इसमें करो। तो देखो माइनस का 1 होगा तो माइनस का x हो जाएगा ना, इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बस वैसे हल कर लो यहाँ से। तो देखो ये प्लस का x है, ये भी प्लस का x है ना। चलो हम आपको यहाँ से करके पूरा सबको इधर ले आओ, ठीक है, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको समझाना। देखो ये प्लस का x है ना, पहले इसको लिख लो, प्लस का x माइनस का 2x माइनस का 2। अब सारे जो मान है इसको इधर ले आओ। अब ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, ये प्लस का 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा ना, ये प्लस का एक्स, अब माइनस का एक्स इधर आएगा तो प्लस का एक्स हो जाएगा, और ये माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर में 0। समझ में आ गया ना, हमने क्या किया आपको चाहते तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे कि एक्स स्क्वायर, जैसे हमने ऊपर बताया था आपको कि एक्स स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आए इसलिए हमने ऐसे किया। अब बस अब तो बिल्कुल सरल बन चुका है। सबसे पहले आप जितने भी इधर हमने इसको सारे को इधर ले आए, ठीक है, बस चिन्ह को ध्यान रखना है। अगर कोई चीज़ प्लस में है इधर दूसरे साइड आएगी तो माइनस में हो जाएगी, अगर कोई चीज़ गुणा में है तो दूसरे साइड आएगी तो भाग में हो जाएगी, अगर कोई चीज़ इधर साइड भाग में उधर जाएगी तो गुणा में हो जाएगी। सारी ये चीज़ें आप, ये सारी चीज़ें वो आप 9th तक पढ़ते आए होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो कटे वो काटते जाओ, तो ये एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। अब देखो और कुछ कटेगा, अब देखो ये प्लस का एक्स से ये आपका नहीं, ये नहीं कटेगा ना, क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो इसे भी हम नहीं काट सकते ना। अब आगे देखो, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, अब हम कुछ, अब देखो इसे हल करते हैं। तो हल करोगे, देखो एक्स वाले सारे उठा लो पहले। देखो ये माइनस का 2x और ये प्लस का x, तो माइनस का x हो जाएगा ना, माइनस का x, और देखो और ये प्लस का 3 और ये माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा ना, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। तो हमने इसको हल कर लिया, इसको हल कर लिया, और किसे हल कर लिया, इसको हल कर लिया था ना, इन दोनों को हल किया था। अब फिर यहाँ पर देखो ये हो गया, फिर इसके बाद ये माइनस का 3x में से प्लस का x जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा ना, माइनस का 2x बराबर में 0, ठीक, और कुछ तो बचा नहीं। अब यहाँ से माइनस का 2x और x क्या हो जाएगा, माइनस का 3x प्लस में 1 बराबर में 0, ठीक, बस अब ये आपका बन करके आ गया। अब अच्छा बताओ हमें, ये क्या आपका द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण की कंडीशन क्या होती है कि आपका क्या हो, ऊपर आपके पावर 2, लेकिन यहाँ पर कहीं पावर 2 है ना, नहीं ना, है नहीं है, तो ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक, क्लियर हो गया ना, अच्छी तरीके समझ में। आप चाहें तो इसको यहीं से काट सकते हैं या सारे मान इधर ले आकर के तब काट सकते हैं। इसे आप ना समझ में आए तो अब इसे 1-2 लाइन और बढ़ा सकते हैं। अभी जब हम लगवाएंगे 1-2 और, तब आपको और अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आती जाएंगी। अब देखो चौथा नंबर सवाल, इसको भी सेम आपको वैसे ही हल करना है, तो चलो इसको भी हल कर लेते हैं। तो करो हल भाई। तो आपको क्या करना है, हमने बता चुके हैं, इसका गुणा सबसे पहले इसमें करो, तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ठीक है। जब आपका 4 पदों का गुणा होता है तो आपका स्क्वायर में चढ़ जाता है ना, एक्स हो जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से फिर आप हल करोगे, फिर अब एक्स का गुणा इसमें करा दो तो प्लस का x, फिर -3 का जो गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x, फिर -3 का गुणा इसमें होगा तो 3 कम 3, फिर x का गुणा इन दोनों में करा दो तो x स्क्वायर प्लस में 5x, ठीक, क्लियर हो गया ना। अब देखो, अब यहाँ से देखो इसको ऐसे हल कर लो, यहाँ से देखो 2x स्क्वायर, अब देखो ये माइनस का 6x, ये प्लस का x है ना, तो माइनस का 5x हो जाएगा ना, घटेगा लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर माइनस का 3, फिर ये x स्क्वायर प्लस में 5x, ठीक। अब देखो यहाँ से 2x स्क्वायर
माइनस का 5x माइनस का 3, ये जो दोनों मान इसको इधर ले आओ, प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 5x इधर आएगा तो माइनस का 5x, बराबर में आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो 2x स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर चला जाएगा ना, तो आपको क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद माइनस का 5x और ये माइनस का 5x दोनों जुड़ जाएंगे ना, माइनस का 10x हो जाएगा और ये माइनस का 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 3 बराबर में 0। तो देखो ये हमारा एक द्विघात समीकरण है ना, क्योंकि इसकी पावर क्या है, 2 है, तो ये आप लिख दो, यहाँ पर क्या लिखोगे, द्विघात समीकरण है। ठीक, क्लियर हो गया ना। अब देखो 5वां नंबर, देखो 5वां नंबर, इसका भी गुणा कर लेते हैं। तो हमने क्या बताया, पता तो होगा आपको, 4 सवालों से अंदाजा लग गया है कि दो, पहले इसका गुणा इसमें करते हैं पूरे में, फिर इसका गुणा इन दोनों में करते हैं। कर दो भाई, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इस 2x का गुणा इसमें करेंगे तो 2 3 6x हो जाएगा, फिर उठाएंगे इस माइनस को, -1 को, तो इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस का x हो जाएगा। और फिर जब हम इसका गुणा इसमें करें तो अब देखो यहाँ पर ये माइनस का, ये भी माइनस का, गुणा में माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाता है ना, तो यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको चिन्ह का ध्यान रखना है, अगर आप चिन्ह की कोई गड़बड़ी कर देंगे तो आपको जो पूरा सवाल जो है वो गलत हो जाएगा, इसलिए चिन्ह का विशेष ध्यान देकर के आपको सवाल को हल करते चले जाना। और सवाल कुछ कठिन है, बस धीरे समझते जाना है, चिन्ह का ध्यान देते जाना है, जोड़ घटाना जो है वो आसान, मतलब कि जो है ध्यान से देख करके करना है, बस सवाल आपका हल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब x का गुणा आपको इसमें कराना, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर उसके बाद x का गुणा इसमें कराओगे तो माइनस का x हो जाएगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह ये माइनस का है। फिर यहाँ पर इसके बाद क्या होगा, इसका गुणा इसमें होगा तो 5x, और ये हो जाएगा 5 एकम में 5, यही तो हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, लिख करके भी कर सकते हो। देखो ये 2x स्क्वायर है ना, ये आपका प्लस का 2x स्क्वायर है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 2x स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो आपका एक एक्स स्क्वायर बच जाएगा ना। ठीक है, आप चाहें तो लिख करके भी कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर इसके बाद देखो यहाँ से, अब इसका काम खत्म हो गया क्योंकि हमने इसको घटा दिया यहाँ से। अब 6x और x क्या हो जाएगा, 7x, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, प्लस का 3, बराबर में यहाँ क्या बचा हमारे पास, 5x, प्लस का 5x में एक x जाएगा तो 4x, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी इसलिए चिन्ह आपका प्लस का ही आएगा, माइनस का 5। ठीक, अब इसे हल कर लो। अब यहाँ से आप हल करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस में 3, अब प्लस का 4x इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा ना, और ये प्लस माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 बराबर में 0। ठीक हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का, अब देखो ये 7x है और ये 4x है, तो जुड़कर 11x हो जाएंगे ना, चिन्ह माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस माइनस जब दोनों होते हैं तो जुड़ते तो हैं लेकिन चिन्ह किसका आता है, माइनस का आता है। फिर उसके बाद यहाँ से ये आपका प्लस का 3 और प्लस का 5 8 हो जाएगा, बराबर में 0। तो बस ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस में 8। ठीक, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, ठीक, तो बस ये हो गया। बस तो ये आपका देखो x की घात 2 है ना, तो ये आपका द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक, क्लियर हो गया ना 5 नंबर भी। अब देख लेते हैं 6 नंबर। अब देखो 6 नंबर, तो बस ये तो आपका हाल ही है ही, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस में 1। ठीक है, और अब यहाँ पर x माइनस का 2 का होल स्क्वायर, तो देखो प्लस में अभी हमने सूत्र बताया था a प्लस बी का, तो इसमें भी सेम वही होता है, बस यहाँ पर जो आप जहाँ प्लस लगाते हैं वहाँ पर माइनस हो जाता है। किस प्रकार से, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर, अब देखो ये हो जाएगा प्लस का 4, देखो होता तो यहाँ पर माइनस का है, देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखो यहाँ से देख लो a प्लस बी का, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं, होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। लेकिन यहाँ पर संख्या आपकी वैसे होती है तो ये प्लस का हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, माइनस का गुणा माइनस में होगा ना, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो यहाँ पर ये संख्या आपकी प्लस की हो जाती है। यहाँ पर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो बस इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर ये आपका प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 और ये माइनस का 2 दूनी 4x। ठीक, 2ab तो 2 दूनी 4 और x, समझ में आ गया ना। अब बस इसे हल कर लो यहाँ से। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस का, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं या फिर डाउट ना हो आपको कोई समझने में, तो देखो ये प्लस का 3x
प्लस का 1। अब देखो ये प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4, माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4x बराबर में 0। ठीक है, समझ में आएगा ना। हम सबसे पहले इसको इधर ले आए तो अभी देखो ये आपस में कट जाएगा ना, प्लस माइनस। अभी देखो, अब इसके बाद 3x प्लस 4x तो क्या हो जाएगा 7x, और 4 में से 1 जाएगा तो माइनस का 3 बराबर में 0। तो हमें यहाँ से क्या मिला 7x माइनस का 3 बराबर में 0। तो बताओ ये द्विघात समीकरण है? जो द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि चर की पावर जो है वो 2 नहीं है। देखो यहाँ पर चर की पावर 2 थी, लेकिन यहाँ पर चर की पावर 2 नहीं है, तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब देखो 7वां नंबर। अब देखो 7वां नंबर, अब यहाँ पर कह रहा है x प्लस 2 का क्यूब। तो अच्छा बताओ हमें a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है तो क्या होता है a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab कोष्ठ में a प्लस में b। बस इसमें अंदर ये होता है कि यहाँ पर वो स्क्वायर और सारी चीज़ें, बस क्यूब वहाँ पर स्क्वायर होता है तो यहाँ सारे स्क्वायर चलता रहता है, लेकिन यहाँ पर आपका क्यूब होता है तो यहाँ पर एक क्यूब हो जाता है। और ये चीज़ 2 जो है लास्ट में ये जो होता है कोष्ठ से जो नीचे, वो चीज़ फिर से लिख दी जाती है। ठीक है, तो a प्लस बी जो थी वो हम फिर से यहाँ पर लिख देते हैं क्यूब में। ये तो सूत्र आपको याद होने चाहिए, क्या होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab। तो अभी हमने आपको 2 सूत्र बताए, बोलिए हमारे साथ। हमने क्या बोला? पहला सूत्र बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसका सूत्र क्या होता था a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस में 2ab, और a प्लस बी का होल क्यूब का a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस में 3ab और कोष्ठ में a प्लस में b। ठीक, अगर आपको सूत्र ना याद हो तो सूत्र भी याद करते जाइए, क्योंकि आपको आगे की जब बीजगणित वाले भी पढ़ेंगे, सॉरी बीजगणित कह रहे हैं, जब ऐसे हाँ बीजगणित, तो वहाँ पर भी आपको सूत्रों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और अभी भी इन सवालों में तो पढ़ ही रही ज़रूरत। ठीक, समझ में आया ना। तो बस इसको यहाँ पर रखो भाई, हल करो। तो देखो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस का 2 की पावर 3, डायरेक्ट हल करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा ना। 2 की पावर 3 करोगे तो 8 आएगा आपका। 2 की पावर 3 करोगे तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 ऐसे लिख सकते हैं ना, जब बताया था हमने आपको। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 ही तो हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसके बाद प्लस का, फिर क्या होता है 3ab, तो 3ab, तो 3 दूनी 6x हो जाएगा। फिर कोष्ठ में आपका क्या x प्लस में 2 लिख देते हैं बराबर में। ये आपका 2x का गुणा अंदर करा दो तो ये क्या हो जाएगा 2x क्यूब, क्योंकि ये x की पावर 1 है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 2x और 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 2x क्यूब। फिर माइनस का 2x हो जाएगा, 2x का गुणा 1 से होगा तो 2x हो जाएगा, चिन्ह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसे हल कर लो। अब यहाँ से x क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x का अंदर गुणा करा लो तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर। x की पावर 1 x की पावर 1 2 हो जाएंगे ना, जोड़ेंगे ना आपस में, गुणा के में घातें जुड़ती हैं, अभी बताया था हमने आपको। फिर ये आपका क्या हो जाएगा 6 दूनी 12x बराबर में 2x माइनस का 2x। ठीक, तो हल करो। अब इसे आप हल करोगे तो देखो यहाँ से क्या हो सकता है आपका, यहाँ से कुछ तो है नहीं, कटेगा नहीं, इसको ऐसे करो, यहाँ पर ले आओ एक्स क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x। अब देखो प्लस का 2x क्यूब है ना, इधर आएगा तो माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा ना, और ये माइनस का 2x इधर आएगा तो प्लस का 2x बराबर में 0 हो जाएगा ना। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से देखो माइनस का 2x क्यूब है ये, और ये प्लस का x क्यूब है, तो आपका माइनस का x क्यूब बचेगा ना यहाँ से। ठीक है, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। फिर उसके बाद प्लस में फिर क्या हो जाएगा आपका 8, और कोई है अचर पद नहीं, 8 का 8 बना रहने दो। फिर यहाँ से 6x स्क्वायर हो जाएगा, 6x स्क्वायर और 12x और प्लस 2x, तो कितना हो जाएगा 14x। ठीक, बराबर में 0। ठीक है, हो गया ना। अब आप इसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि द्विघात समीकरण तो बनेगा ही नहीं वैसे भी। एक्स क्यूब प्लस का 6x और 6x स्क्वायर है ना यहाँ पर। ठीक है, और ये 12 दो 14x, 12x प्लस 14x, 6x स्क्वायर प्लस का 14x और प्लस में 8 बराबर में 0। तो देखो हमें ज़रूरत होती है 2 पावर 2 की, तो हमें पावर 2 ही चाहिए, ना ही ज़्यादा ना ही कम। अब यहाँ पर देखो x की पावर 3 है, तो ये भी हमें मंजूर नहीं है, तो हमारे यहाँ पर द्विघात समीकरण में हमें पावर 2 ही होनी चाहिए। 2 तो है, लेकिन यहाँ पर x की पावर 3 भी है, हमें 3 वाले मंजूर नहीं होंगे, तो ये भी आपका क्या द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक,
क्लियर हो गया ना, समझ में आ गई बात। अब देखो 8वां नंबर, अब देखो 8वां नंबर सवाल। अब 8वें नंबर पे देखो आपको इसको भी सेम हल करना है। तो देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये तो हल है ही, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x और प्लस में 1। ठीक, अब यहाँ से देखो, अब वहाँ पर अभी हमने आपको सूत्र बताया था a प्लस बी का होल क्यूब का, अभी लिखा है a माइनस बी का, तो बस सेम रहेगा, बस वहाँ पर प्लस की जगह जो है वहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो क्या सूत्र बनेगा इसका, इसका सूत्र बनेगा a क्यूब माइनस का बी क्यूब। अब देखो यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह रहेगा, क्योंकि अब जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने माइनस का बी इंटू माइनस का बी इंटू माइनस का बी किया, तो देखो ये तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, लेकिन फिर ये माइनस लगा तो फिर ये प्लस माइनस, अब ये तो यहाँ से यहाँ तक ये प्लस हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन ये माइनस लगा ना तो फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसलिए ये चीज़ मोटी मोटी ये ध्यान रखो, अगर संख्या पावर सम की लगी है, जैसे कोई यहाँ पर चिन्ह माइनस का लगा है, पावर यहाँ पर सम की लगी है, सम की लगी 2 4 6 8 कुछ भी लगी है, तो हमेशा वहाँ पर जो आएगा आपका प्लस में आएगा, ठीक है। और अगर पावर माइनस के जैसे बी लिखा है, और अगर पावर यहाँ पर विषम लगी है, जैसे आपका 3 हो गई, 9 हो गई और आपका 11 हो गई, मतलब विषम, ठीक है, सम विषम तो समस्या को बताया था ना आपको, 13 हो गई, इस प्रकार से अगर विषम है तो वहाँ पर आपका माइनस का चिन्ह बना रहेगा। ठीक, समझ में आ गई ना बात यहाँ से। अब देखो हल कर लो इसको, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, और ये माइनस का 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 3 करोगे तो 8 बन जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 एक्स हो जाएगा, और एक्स माइनस का 2। तो इसे हल कर लेते हैं हम लोग। ठीक, तो करो हल भाई। अब यहाँ से आप करेंगे, क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर, ठीक है, ये देखो ध्यान से, 4x स्क्वायर माइनस का, आपका माइनस का क्या हो जाएगा x, ठीक है, प्लस में 1, प्लस का x को इधर आएगा तो माइनस का x को, सारे इसको जो है इधर ले आते हैं, प्लस का 8 और प्लस का, सॉरी इसको इधर रखा 6x, और ये आपका x माइनस का 2, ठीक है, क्योंकि पहले गुणा होगा ना तभी तो ये आएगा इधर, ऐसे बिना गुणा के ऐसे तो आ नहीं सकता है। अब इसको पहले ऐसे पूरा लिख दो, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 और माइनस का x क्यूब और प्लस का 8, ये समझ में आया होगा ना, प्लस का x है ना, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 8 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का 12x, ठीक, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12x, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक्स क्यूब से ये वाला क्यूब कट जाएगा ना, ये प्लस का है माइनस का, और इसके बाद अब आपका यहाँ से और क्या कर सकते हैं आप कर सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस का x और प्लस में ये 8 और एक 9 हो जाएगा ना प्लस का, फिर यहाँ पर ये प्लस का 6x स्क्वायर और ये माइनस का 12x, इतना आप यहाँ से कर सकते हैं। माइनस का 6x इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक, यहाँ तक समझ में आया। आप देखो यहाँ से ये 6x स्क्वायर से प्लस माइनस का 4x स्क्वायर जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा 2x स्क्वायर, वो भी किसका, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बढ़ गई। फिर उसके बाद 2x स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ से देखो ये माइनस का 12x और ये माइनस का x, तो माइनस का 13x प्लस में 13x प्लस में 9 बराबर में 0, यही तो बनेगा। 12 और एक 13x हो जाएगा प्लस में 9 बराबर में 0। तो बताओ चाहिए द्विघात समीकरण है ना द्विघात समीकरण, क्योंकि आपका x की पावर क्या है, 4 की पावर 2 है, तो द्विघात समीकरण है, ठीक, क्लियर हो गया ना। तो 8वां नंबर भी हमारा पूरा होता है, ठीक, क्लियर हो गया ना। तो 8 जो पहले के 8 नंबर तक हैं वो आपके सारे सवाल क्लियर होते हैं। अब आ जाते हैं अपने दूसरे नंबर सवाल पर। देखो अब 2 का पहला नंबर, इसमें आपको क्या कह रहा है कि इसमें देखो सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहा था। कह रहा है कि निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना। आपको इसको क्या करना, पूरा हल नहीं करना है इसको। द्विघात समीकरण जो है, जो अभी हम ऊपर अब समीकरण दिया रहता था उसको, जो हम जैसे 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 आपका एक समीकरण है, तो इस प्रकार से हमें समीकरण को बनाना है। इसको पूरा हल नहीं करना, सिर्फ आपको समीकरण बना करके छोड़ देना, बस ये आपको करना है। तो चलो आ जाओ, 2 का पहला नंबर क्या कहता है। इसमें कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है, ये हमें इतना दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक, चलो इसको हल करते हैं। तो देखो क्या जो जो दिया गया वो लिखते जाओ और सवाल को हल करते जाओ। आ जाओ देखो ध्यान से, सबसे पहले आप क्या लिखो यहाँ से, आयताकार
भूखंड का क्षेत्र फल हमें क्या पता है 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक, ये हमको दिया गया है। अब क्या कह रहा है, अब ध्यान से पढ़ना कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हमें ना पता है लंबाई, ना पता है हमें चौड़ाई, तो हम यहाँ पर मानेंगे, क्या मानोगे कि माना चौड़ाई बराबर x। ठीक है, अब हमने चौड़ाई क्यों माना x, क्योंकि इसमें कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से करते। अगर हम चौड़ाई x मान लेंगे तो हम लंबाई पता कर पाएंगे, अगर हम लंबाई मानेंगे तो चौड़ाई बताने में हमें तो फिर हमें आधा करना पड़ेगा, फिर वो दिक्कत होगी ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर माना। तो हमारे यहाँ से लंबाई क्या हो जाएगी, ये आपका माना चौड़ाई लंबाई। अब लंबाई तो सुनो क्या कह रहा है, लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई का 2 गुना, चौड़ाई कितनी मानी हमने x मानी ना, तो चौड़ाई का 2 गुना 2x हो जाएगा ना, 2 गुने से 1 अधिक है, तो 2 गुने से 1 अधिक प्लस का 1 हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात। यहाँ से देखो, सबसे पहले जो हमें दिया गया था वो हमने किया, फिर यहाँ पर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो दिया गया था वो हमने लिख लिया। अब ध्यान से सुनो क्या कह रहा है, लंबाई और चौड़ाई हमें नहीं पता है, तो हमने क्या माना, चौड़ाई मान ली x। अब हमने लंबाई को ये कैसे लिखा, इसी में सवाल में कह रहा था कि जो लंबाई है, लंबाई जो है वो चौड़ाई के इसके 2 गुने से, 2 गुने मतलब जो चौड़ाई हमने, हमें पता नहीं तो चौड़ाई हमने x मानी थी, तो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो 1 अधिक है क्या, लंबाई। ठीक, समझ में आ गई ना बात यहाँ इतनी। अब तो हमें क्या करना है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब देखो, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब आपने पढ़ा होगा, अच्छा मैं बताओ, आयत का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड है ना, तो आयत, आयत का मतलब कि आयताकार का मतलब आयत का क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल बताओ हमें क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, बिल्कुल सरल है, लंबाई गुणा में, आप 9th में पढ़ करके आए होंगे, लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक, यही तो होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा में चौड़ाई होती है ना। अब देखो यहाँ से लंबाई हमारे पास क्या है, लंबाई हमने क्या मानी है, 2x प्लस में 1, और चौड़ाई क्या है हमारे पास, हमने क्या मानी, x। अब आयत का क्षेत्रफल ये भी हमें दिया गया, देखो लिखा है आयत का भूखंड का क्षेत्रफल, ये हमें 528 दिया गया है ना। तो बस हमें यहाँ से आपको सिर्फ समीकरण बनाना है, तो हल कर लो यहाँ से 528, और उसके बाद ये आपका x का गुणा अंदर हो जाएगा ना, तो 2x स्क्वायर प्लस का x से कम x। ठीक, तो इसे लिख सकते हो कैसे, 2x स्क्वायर प्लस का x, अभी प्लस का 528 इधर जाएगा तो माइनस का 528 बन जाएगा ना। ठीक, तो बस यही आपका समीकरण बन गया, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। समीकरण बनाने के लिए कह रहा था, जो कि हमने आपको बना दिया, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा ना, समझ में आ गया। तो बस यहाँ पर आपका सूत्र लगा, जैसे जैसे हम जो सूत्र लिखाते जाएं वो आप एक कॉपी में लिखते जाएं, क्योंकि अगर वो दोबारा सूत्र फिर आए तो आप उसे अच्छे तरीके से समझ पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखो, अभी हमने 3 सूत्र लिखा है, एक a + b का होल स्क्वायर वाला, वहाँ से आपने लिख लिया होगा, हम आशा करते हैं। और ये अभी ये लिख लो, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा में चौड़ाई, और a - b का होल क्यूब वाला भी लिखाया था। तो ये सारे सूत्र आप लिखते जाइए, क्योंकि अगर आगे अब कभी काम आए तो आपको उन सूत्र को याद हो आपको तरीके से, तब आपको दिक्कत ना हो। ठीक, तो ये आपका 2 का पहला नंबर हो गया। अब देखो 2 का दूसरा नंबर, देखो 2 का दूसरा नंबर सवाल, इसमें क्या कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 दिया गया है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर अभी भी हमें मानना तो पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर देखो एक बात कह रहे हैं, मतलब कह रहा है कि क्रमागत, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का, तो क्रमागत का मतलब आप समझते हो, जो लगातार, जैसे जैसे एक हो गया तो दूसरा 2 हो गया, जैसे एक 3 हो गया तो दूसरा 4 हो गया, मतलब लगातार 2 क्रमागत है। लगातार का मतलब जैसे अगर एक अगर 5 है तो दूसरा क्या है, 6 है। समझ में आ गई बात ना। तो बस यहाँ से बात समझ में, तो हम देखो मान लेते हैं पूर्णांक, हमें पता तो है नहीं, तो बस वहाँ पर आप मान ही सकते हैं। तो माना, हमने क्या माना, पहला पूर्णांक x, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका, दूसरा पूर्णांक x + 1 हो जाएगा।
हो जाएगा ना, क्योंकि लगातार तभी तो क्रमागत बन पाएगा। जैसे आपका हमने 1 बोला, अब आपको लगातार दूसरा 2, तो हम आपने 1 में प्लस 1 किया तभी तो आपका 2 बना ना, तो लगातार तभी तो बनेगा। जब इसमें x जो कोई संख्या मान लो x अगर यहाँ पर 5 है, तो हमें लगातार क्रमागत बनाना है, तो आप 5 के बाद क्रमागत में 6 ही तो आएगा, तब वहाँ पर +1 आपको करना पड़ेगा, तो वही हमने किया, तो दूसरे पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका x प्लस में 1 हो जाएगा। हो जाएगा ना। अब क्या कह रहा है, देखो ध्यान से सुनो कि जो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, मतलब जो ये धनात्मक पूर्णांक जो ये दिए गए हैं, इनका गुणनफल, मतलब जो x इंटू x प्लस 1, इनका गुणनफल आपका 306 दिया गया है। बस यहाँ से आपको समीकरण बना लेना है। x का गुणा सबसे पहले इसमें करो, फिर इसमें करो, तो करोगे आप क्या बनेगा यहाँ से x स्क्वायर प्लस का x, अब बराबर में 306। समझ में आ गई ना बात। अब यहाँ से देखो x स्क्वायर प्लस का x, अभी प्लस का 306 इधर आएगा तो माइनस का 306 हो जाएगा ना, 306। तो बस ये आपका समीकरण बन गया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 306, आपको सिर्फ समीकरण बनाना है जो कि बन गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो इसी प्रकार से तीसरा नंबर, अब देखो 2 का तीसरा नंबर। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये भी आपका मतलब इसमें भी मानना ही पड़ेगा। इसमें देखो क्या कह रहा है कि रोहन की माँ की आयु उससे 26 वर्ष बड़ी है, सॉरी रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब इसका मतलब है कि रोहन है, उसकी जो माँ है उससे रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, ठीक। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाता है, मतलब जो अब है उससे 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो ऐसे सवाल में आपका रेयर मतलब अधिकतर केसों में यही होता है कि जो पूछता है आपको वही मान लेना है। जैसे आपसे पूछ रहा है रोहन की वर्तमान आयु, तो आप यहीं से मानो क्या मानोगे, आपको दोनों मानना पड़ेगा। तो ऐसे आप मानो क्या मानोगे, माना रोहन की आयु बराबर में क्या मानोगे भाई अपना x, ठीक है। रोहन की आयु क्या मानोगे x। अब जब हमने रोहन की आयु x मानी, तो रोहन की माँ की आयु बता सकते हो आप क्या हो जाएगी, रोहन की माँ की आयु, आप पढ़ो फिर से, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो हमने रोहन की माँ x मानी ना, और 26 वर्ष बड़ी तो प्लस का 26 हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात। हमने रोहन की माँ, जैसे हम सपोज आपसे एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे रोहन की जो आयु है एग्जांपल में 2 है, अब उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है, तो आप 2 में 26 जोड़ोगे तो है, तभी तो आपका 28 बनेगा। समझ आई ना बात। तो आपने जो 2 है उसमें प्लस 26 किया, तो उसी प्रकार से वो हमने x मानी, तो वहाँ पर आपका प्लस 26 हो जाएगा, तभी उसके रोहन की माँ की आयु हमें पता चलेगी, क्योंकि उसमें कह रहा था कि जो रोहन की माँ है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, ठीक। समझ में आ गई ना बात। अब आ जाओ आगे, इतना आपने किया। अब क्या कह रहा है, आगे पढ़ो। अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद की बात हो रही, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखो 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो दोनों की आयु बढ़ेगी, ऐसा तो नहीं आयु में ऐसा होता है बढ़ेगी तो दोनों की बढ़ेगी, तो 3 वर्ष बाद की बात हो रही, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसकी भी आयु बढ़ा देंगे और इनकी जो माँ है उनकी भी आयु बढ़ा देंगे। तो x प्लस में 26 थी पहले से, और 3 वर्ष बाद की बात हो रही, तो इनके में प्लस 3 हो जाएगा, और इनके में भी प्लस का 3 हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात। क्यों हमने प्लस का 3 किया, क्योंकि ये 3 वर्ष बाद कह रहा है, ठीक है। अब जैसे हम आपसे एग्जांपल में जैसे पूछते हैं, जैसे आज आपकी आयु है सपोज में 15 साल, तो 3 वर्ष बाद आपकी आयु क्या करेगी, मतलब 3 वर्ष बाद जो है वो आपकी आयु क्या होगी, तो आप अपनी जो भी कुछ भी आयु है उसमें आप प्लस का 3 ही तो करेंगे ना। तो बस उसी प्रकार से हमने भी आपका प्लस का क्या किया, 3 किया, तो ये आपका यहाँ से 3 वर्ष बाद वाली जो आयु है वो हमको यहाँ से पता चली। समझ में आ गई ना बात। अब समझो क्या कर रहा है, फिर इसके बाद अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल, ध्यान समझना, गुणनफल जो है अब से 3 वर्ष बाद, तो उनकी जो आयु ये हो गई, ये रोहन की आयु हो गई, इनकी माँ की आयु हो गई, तो आयु का जो गुणनफल है वो कितना मिलता हो जाता है, 360 हो जाएगा। तो रोहन तो 360 हो जाएगा। बस यहाँ से हमें समीकरण मतलब कि एक मिल गया। अब यहाँ से आप समीकरण को बना सकते हो, तो बस इसे हल करो, आपका समीकरण बन जाएगा। तो हल कर लो इसको, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपको इसको गुणा इसमें कराना ना, फिर आप ऐसा करो, सबसे पहले एक्स प्लस का 3 ये हो जाएगा, इंटू में ये एक्स 26 और 3 29 हो जाएगा ना, ठीक, बराबर में 360।
अब हल करो। अब सेम वही अपना नियम, क्या करोगे, सबसे पहले एक्स का गुणा इसमें कराओगे, तो सॉरी कराओगे, फिर उसके बाद जो एक्स है इसका गुणा इसमें होगा, तो करा दो। तो सबसे पहले एक्स का जब इसमें गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर इसके बाद जब एक्स का गुणा इसमें होगा तो आपका 29x बनेगा, बनेगा ना। फिर अब इसका वाला काम खत्म, इसका काम खत्म। अब 3 को उठाओगे तो इसका गुणा इसमें होगा तो 3x बनेगा, और फिर जब 3 का गुणा 29 में करोगे तो सॉरी 29 में करोगे तो यहाँ से क्या बनेगा आपका 29 दूनी 58 होता है, और 29 चाहे कितना होता है, 29 चाहे कर लो यहाँ से, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, ये 29 प्लस का 3x और प्लस में, अब 3 का गुणा 29 में करोगे ना तो 29 दूनी 58, 29 चाहे कितना होता है 87, ठीक। 87 तो होता है बराबर में 360। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 29 में 3 जोड़ोगे तो 32x हो जाएगा ना, 29 और 3x 32x बराबर में अब 360, अब प्लस का 87 इधर आएगा तो माइनस का 87 हो जाएगा। अब हल कर लो यहाँ से थोड़ा, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस का 32x बराबर 360 में 87 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपका, 0 में से 7 तो जाएंगे नहीं, 10 में से 7 जाएंगे 3, 6 में से 8 सॉरी देखो ऐसे कर लो, ऐसे आप अगर ना कर पाओ तो ऐसे कर लो, 360 में से 87 घटा दो, 0 में से 7 जाएंगे नहीं, 10, 10 में से 7 जाएंगे 3, फिर यहाँ से आपका बचेगा 5, 5 में से 8 जाएंगे नहीं, 15, 15 में से 8 जाएंगे 7, और ये हो जाएगा 2, 2 से 273। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, जैसे देखो ठीक है 273, ठीक। आप चाहो तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, चाहो तो ऐसे कर, अगर यहाँ से ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो आप अलग से गुणा कर लो, सॉरी जोड़े घटाना जो कुछ वो अलग से भी कर लो, ठीक है। ऐसे अगर करना तो ऐसे क्या हो, यहाँ से 0 जाएगा नहीं तो यह हो 10, 10 में से 7 जाएंगे 3, और यहाँ पर बचेगा 5, क्योंकि यहाँ से अभी हमने एक हासिल लिया तो 5, तो फिर 5 में से तो 8 जाएगा नहीं, फिर यहाँ से एक हासिल ले लो 15, 15 में से 8 जाएंगे 7, और फिर बचेगा यहाँ पर 2, क्योंकि एक अभी हमने हासिल लिया था तो 2 का 2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से ले लो एक्स स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का 273 इधर आएगा तो माइनस का 273 बराबर में 0, तो ये आपका समीकरण बन गया। बस ये आपका आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 32x और माइनस का 273 बराबर में 0। आपको एक चीज़ और कर लो, यहाँ से सारी जगह आप 0 यहाँ पर लगा लो, अगर हमने पिछले सवालों में 0 ना लगाया हो तो बराबर में 0 के होता है ना, द्विघात समीकरण जो है बराबर 0 के होता है, तो यहाँ पर आप 0 लगा लो, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये आप 2 का तीसरा नंबर भी हो गया। तो अब आपका लास्ट सवाल बचा है प्रश्नावली 4.1 का 2 का चौथा नंबर, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब देखो 2 का चौथा नंबर, जो 2 का चौथा नंबर है, तो देखो ध्यान से क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है वो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक। पहले एक बार पूरा सवाल अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। फिर यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, 8 किलोमीटर मतलब जो चाल पहले थी उससे क्या हो जाती है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, ठीक। फिर क्या कह रहा है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता। जाहिर सी बात है, अब पहले वो ज़्यादा चाल से चल रहा, सपोज पहले वो अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था, अब उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हुई है, हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो अब उसे टाइम ज़्यादा लगेगा ना, क्योंकि अब उससे अब तुम ही हो, मतलब आप हो, जैसे आपने अपनी गति मोटरसाइकिल है, आप अपनी बाइक को हम मान के चलें 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला रहे हैं, आपने अपनी तब आपको समय लगता है 3 घंटे कहीं पहुंचने में। अब फिर अगर आप उसी गाड़ी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा से गिरा करके अगर आप 40 या 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जो आपकी गति है वो कैसी है, धीमी है, तो आपका जो समय है वो भी कैसा लगेगा, ज़्यादा लगेगा, ठीक। तो यहाँ से ये बात समझ में आई, तो इसी कारण यहाँ पर 3 घंटे अधिक लगते हैं। अब क्या कह रहा है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, लेकिन हमें रेलगाड़ी की चाल नहीं, हमें सिर्फ एक समीकरण बनाना है, ठीक है। बस आप समझो यहाँ से आप करना क्या आपको, तो आपको हमें क्या निकालना है, रेलगाड़ी की चाल। हमने बताया था अधिकतर सवालों में जो आपसे पूछे वही आप मान लो, तो आप यहाँ से मान लो कि माना रेलगाड़ी की जो चाल है, रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या मान लो, x मान लो, ठीक। रेलगाड़ी की चाल हमने क्या मान ली, x मान ली। अब यहाँ पर आप एक सूत्र को भी ध्यान रख लो, अभी आएगा। फिर आपका जो होता है दूरी बराबर चाल गुणा में समय, चाल गुणा में समय, ठीक है। ये आपका एक सूत्र होता है, अब ध्यान से समझना।
ठीक है, रेलगाड़ी की हमने चाल मानी आपका एक्स है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर समय भी नहीं पता है, तो हम यहाँ पर समय मानेंगे। क्या समय मानेंगे? यहाँ से आप समय का सूत्र निकाल सकते हैं ना, हमने दूरी बराबर चाल गुणा आपको समय बताया, तो आप समय का यहाँ से सूत्र निकाल सकते हैं। समय बराबर क्या हो जाएगा आपका दूरी बटे में चाल। समझ में आया ना? समय को हमने आप चाल गुणा में था, चाल को हमने इधर ले आया, तो चाल भाग में हो गया ना, तो समय बराबर आपका दूरी बटे में चाल बन गया ना। तो अब यहाँ पर आपको बस यही चीज़ करना है, समय का जो आपको लिखना है कि जो समय लगा, तो आपको दूरी बटे चाल, समय आपका कब निकालोगे? जब दूरी से आप चाल को घटाओगे तभी आपका समय निकलेगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ से देखो दूरी हमारी कितनी थी 480, तो 480। ठीक है, फिर चाल हमारी क्या थी? चाल हमें पता नहीं थी, चाल हमने एक्स मानी है, चाल नहीं तो हमने एक्स मानी, तो दूरी बटे चाल, चाल हमने क्या मानी? एक्स, तो यहाँ पर हमने एक्स लिख दिया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया ना? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया बात ना? समय निकालने के लिए हम दूरी बटे चाल किया, तो वही हमने किया है। दूरी हमारी 480 थी, चाल हमें पता नहीं, तो चाल जो हमने माना था एक्स, वही हमने एक्स लिख दिया। ठीक, अब बढ़ो आगे। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, ठीक है, अगर इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम हो जाए, ठीक है, इसे x किलोमीटर पर हावर मान लो। ठीक है, ये चाल जो है किसी में होती है किलोमीटर पर हावर में। अब लिख दो यहाँ से, तो आप इस चीज़ को लिखो, क्या लिखोगे? 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम होने पर लगा समय। ठीक है, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल कम होती है, तो कहता है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता है। तो वही हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम होने पर लगा समय। तो अब समय, तो समय बराबर आपको बताया हमने दूरी बटे चाल, तो दूरी 480 और चाल, चाल क्या हो जाएगी आपका दूरी बटे एक्स माना था। अब देखो यहाँ से कह रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम हो रही है ना, तो यहाँ पर आपका माइनस का 8 हो जाएगा ना। समझ में आई ना बात? अभी हमने ऊपर आपको समझा करके आया है कि आपकी चाल कोई एक्स की जगह, मान लो आपकी कोई चाल एक्स की जगह 15 है, अब वहाँ पर चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी है, तो आप वहाँ से 15 में से 8 घटाओगे तभी तो आपको पता मतलब कि 15 में से आप 8 घटाओगे नहीं ना, घटाओगे ना, क्योंकि 8 किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल है वो क्या हुई? कम हुई है। तो बस वही हमने की है, जो हमारी चाल थी उससे हमने माइनस का 8 घटा दिया, क्योंकि हमारी जो चाल है वो कितनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा सवाल में कह रहा है कम हुई है, तो इसलिए यहाँ से हमने माइनस 8 घटाया। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गई ना बात? अब आपको क्या करना है? दोनों समय आपके लिख चुके हैं, अब यहाँ से आपको करना क्या है कि अब समय बराबर आपको डायरेक्ट लिखना है कि ये वाली चाल दूरी बट्टे में चाल एक्स माइनस का 8 और इससे ये वाली चाल 480 बट्टे एक्स माइनस का 8, क्योंकि आपका देखो ये आपका समय बराबर लिखा है दूरी बट्टे में चाल, तो आपका समय अब ज़्यादा लगेगा ना समय, क्योंकि पहले आप स्पीड से पहुँच रहे थे तो समय कम लग रहा था, अब कम मतलब कि अब आप धीमी गति से चल रहे हैं तो आपका समय ज़्यादा लगेगा। तो बस वही चीज़ हमने लिखी है यहाँ से कि हमने क्या किया है, जो आपका समय जहाँ पर आपको ज़्यादा लग रहा है उससे हम अगर जहाँ कम समय कम लग रहा है उसको घटा देंगे, तो हमारा जो है आपकी चाल पता चल जाएगी कि आप किस चाल से चल रहे हैं। समझ में आ गई बात? जहाँ पर आपका समय ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पर आपने 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम की, तो यहाँ पर समय ज़्यादा लग रहा है, तो इस वाले समय से हम इस वाले समय को घटा देंगे, तो हमारी चाल जो है वो क्या हो जाएगी, समय जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, कि कितना हमारा समय लग रहा है। ठीक, अब यहाँ से इतना हो गया, और कितना अंतर है? 3 घंटे अधिक लेता है। इस 3 घंटे का अंतर क्यों, कब आया? क्योंकि हमारा हम पहले यहाँ से एक्स होगा, हम पहले चल रहे थे इस चाल से, लेकिन हम इस चाल से चलने के कारण हमारा जो 3 घंटे का जो है वो अंतर आ रहा है, 3 घंटा जो है वो क्या ले रहा है, अधिक ले रहा है। समझ में आ गई बात? अब देखो ध्यान से, अब यहाँ से बस समीकरण बनाने में थोड़ी सी दिक्कत है, समीकरण बन जाएगा, आप आसानी से अब इसे हल कर पाओगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ से क्या कॉमन लासा हो जाएगा, एक्स माइनस का 8 और एक्स आपका लासा हो जाएगा। ठीक, दोनों में से फिर यहाँ से एक्स माइनस 8 से एक्स माइनस 8 ये खत्म हो जाएगा, और ये एक्स का ऊपर बड़ा हो जाएगा, तो 480 एक्स, और यहाँ से ये एक्स यहाँ से खत्म हो जाएगा, और 480 और गुणा में एक्स माइनस का 8। ठीक, इसका गुणा होगा, एक्स वाला एक्स खत्म हो जाएगा, बराबर में 3। अब देखो ध्यान से, अब समझना ध्यान से,
अब हमें अंदर गुणा करना है 480x। अब 480x तो 480x हो जाएगा। अब जब आपका 480 गुणा आपको 8 में कराना, करा लो यहाँ पर 480 गुणा में 8 कराओगे तो आपका क्या आ जाएगा 8864 के 4 हासिल लगा 6। 8 का गुणा 0 में कराओगे तो 0 हो जाएगा। 8864 के 4 हासिल लगा 6 और फिर 8 चौको 32 और 6 38। तो आपका कितना आ गया 3840। जब हमने 480 गुणा 8 में कराया तो 3840। अब अच्छा बताओ 3840 से माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा? तो प्लस का आएगा ना, क्योंकि माइनस का 480 और ये गुणा कराएंगे माइनस का 8 से, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा ना, तो 3840 बराबर में अब 3। अब क्या करो यहाँ से जो ये x माइनस का 8 ये आपका भाग में है ना, बताया था हमने। अब ये ऊपर इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा ना, तो 3 गुणा x माइनस का 8 इंटू में x भाग में था तो ये गुणा में हो जाएगा ना ऊपर। ठीक है, अब बस इसको हल कर लो यहाँ से। तो ये आपका देखो इस काट दो, ये प्लस का 480x ये माइनस का 480x आपस में कट जाएगा। ये 3840 बराबर में 3। ठीक है, अब इंटू में x माइनस 8 का इससे गुणा कराना ना, चाहे तो अब इसको गुणा आप यहीं से करा लेते, तो x का गुणा हमने कराया तो x हो जाएगा और ये माइनस का 8x हो जाएगा। ठीक है, सॉरी x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर और माइनस का 8x। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब देखो ये 3 गुणा में ना इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा ना, तो काट दो। 3 गुणा में यहीं से हम कर ले रहे, चाहो तो चलो अगली लाइन से लिख देते हैं 3840। 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तीन एकम 3, 3 दूनी 6, 2 24, 3 24 0। तो ये आपका 1280 हो जाएगा ना, जब काटोगे आप 1280 आ जाएगा। फिर तो बस यहाँ से बना लो x स्क्वायर माइनस का 8x। अब ये प्लस का 1280 इधर आएगा तो माइनस का 1280 हो जाएगा ना, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1280 बराबर में 0। तो बस यही आपका क्या बन गया, बस यही समीकरण बन गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। चलिए एक बार सवाल को हम और आपको समझा देते हैं, पता है आपको नहीं समझ में आया होगा। देखो ध्यान से, और तो 3 सवाल तो समझ में आए होंगे। अगर उसमें भी अगर कोई डाउट है तो आप सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज करके देख लिए, फिर अगर ना समझ में आए तो हमें कमेंट करके पूछिए, हम बता देंगे आपको। ठीक है, इस सवाल को हम थोड़ा सा कुछ समझा देते हैं। देखो क्या कह रहा था कि ऐसे सवाल आपने पढ़े होंगे 9th में, शायद कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा, पहली बार में कुछ को नहीं समझ में आया। चलो कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। समझो ध्यान से क्या कह रहा है। देखो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की चाल जो है वो क्या 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय कर रही है। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तय कर रही है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है। अब यहाँ से आप ये बात समझो, चाल अगर कम हो रही है तो समय ज़्यादा लगेगा ना, समझ में आ रही ना बात। ऐसे से देखो समझो, आप कोई मतलब गाड़ी है, आप पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला रहे हैं तो आप 2 घंटे में पहुंच रहे हैं। अब अगर आप अपनी चाल धीमी करके 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेंगे तो आप समय देर से पहुंचेंगे ना, क्योंकि आपने अपनी गति जो है वो क्या कर ली, धीमी कर ली। बस इसी का पॉइंट है, इसी बात को आपको समझना है। ठीक है, ये समझ में आएगी बात तो भी आप आगे समझ पाओगे। ठीक है, इतनी समझ में आ गई ना बात कि हमने जब आपका चाल धीमी करी तो हमारा जो समय है वो क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अब देखो ध्यान से, वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता है। अब भाई जाहिर सी बात है, अगर समय कम हुआ तो चाल कम हुई है तो समय ज़्यादा लगेगा। फिर तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हमने बताया था कि अधिकतर केसों में आपका ऐसा में यही होता है, अगर जो आपका दिया गया होता है वही हम मान लेते हैं, जो चीज़ पूछी होती है उसी को हम मान लेते हैं। तो हमने चाल पूछी तो हमने वही मान लिया कि माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसमें लगा समय, हमें समय भी नहीं पता, हमें सिर्फ दूरी पता है। तो समय हमें नहीं पता है तो समय बराबर हमने यहाँ से सूत्र निकाला आपका, दूरी बराबर चाल गुणा समय से, कि दूरी बट्टे चाल होता है। तो हमें दूरी पता थी, ऊपर देखो 480, तो हमने दूरी लिखी, चाल हमने मानी थी तो चाल वो वाली लिख दी ना। अब यहाँ से फिर हमने क्या किया कि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है। ठीक है, कम 8 किलोमीटर घंटा जो है चाल कम हो जाती है। तो फिर हमने यहाँ पर लिखा 8 किलोमीटर घंटा जब चाल कम होगी, जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम होगी तो जो चाल है इससे हम घटाएंगे तभी तो हमारी 8 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से कम होगी चाल।
ठीक है, जो हमने चाल मानी है यहाँ पर, उससे हम अगर 8 घटा देंगे तो हमारी जो 8 किलोमीटर जो भी चाल होगी, उससे हमारी 8 किलोमीटर घंटा की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, समझ में आई बात। फिर इसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ से आगे आ जाओ। फिर हमने क्या किया, अब यहाँ से चाल कम हुई तो यहाँ पर हमारा समय जो है कैसा लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो हमने ज़्यादा समय से, यहाँ पर समय ज़्यादा लगेगा और यहाँ समय कम लगेगा, तो ज़्यादा वाले समय से हमने कम वाले समय को घटा दिया। जब कम वाले समय को घटाया तो हमारा समय जो है वहाँ से निकल कर के आ जाएगा। लेकिन हमें बनाना था सिर्फ समीकरण, तो हमने यहाँ से समीकरण ऐसे निकाल दिया। अभी आपके ठीक है, बस समीकरण यहाँ से निकाला, समीकरण बाकी अगर आपको कोई इसमें डाउट, पहली बात तो कोई अब डाउट नहीं बचा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो एक दो बार और समझने की कोशिश करो, समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, और अगर बाकी कुछ भी डाउट बचेगा तो ऐसे सवाल अभी आपके आगे आएंगे। ठीक है, तो उसमें फिर उसमें जब आपको पूरा जब चाल ही दूरी से पूरा निकालनी होगी, ठीक है, दूरी चाल समय में अगर कुछ सवाल आगे आएंगे तो फिर वहाँ हम आपको चाल समय जो है वो अच्छी तरीके से निकाल करके भी समझा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सब आशा करेंगे कि आपको आज के 4.1 के सारे सवाल अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। किसी भी सवाल में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर कोई डाउट हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक, और जो भी प्यारे भाई चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कोई भी आपका वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं कल शाम 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।